हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़े आयरलैंड के ड्रामेटिस्ट हैं, जॉन मिलिंगटन सिंज, जेएम सिंज जिनको हम बोलते हैं। तो आज हम इनके प्ले को पढ़ेंगे और इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, बहुत देर नहीं करते हैं और फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जुड़ जाइए सब लोग। तो जेएम सिंज, जिनको हम जॉन मिलिंगटन सिंज कहते हैं, जेएम सिंह ये वही हैं भैया जिन्होंने डब्ल्यू बी एड्स के साथ मिलकर क्या किया था? डब्ल्यू बी एड्स के साथ मिलकर के इन्होंने भैया क्या किया था? आयरिश नेशनल थिएटर की स्थापना की थी 1904 में। आयरिश नेशनल थिएटर, आयरिश नेशनल थिएटर किसके साथ मिलकर के? ध्यान रखिएगा बेटा, किसके साथ मिलकर के? तो जेएम सिंज साहब मारे थे। इनके साथ में कौन थे? डब्ल्यू बी एड्स, विलियम बटलर एड्स साहब थे। और इनकी एक पैटर्न थी एड्स साहब की, जिनका नाम था लेडी ग्रेगरी। लेडी ग्रेगरी। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे, इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। चलिए फिलहाल जेएम सिंज की फुल नाम की बात कर लेते हैं। तो जेएम सिंज का पूरा नाम आपसे अगर पूछता है तो इनका पूरा नाम है भैया जॉन मिलिंगटन सिंज। जॉन मिलिंगटन सिंज। उसके बाद इनके जन्म की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 16 अप्रैल 1871। हमारे एड साहब 65 में पैदा हुए थे, उनसे 6 साल छोटे थे ये। हालांकि डेथ तो इनकी पहले हो गई, काफ़ी पहले हो गई, और उनसे 30 साल पहले ही इनकी डेथ हो गई 1909। बहुत कम उम्र में मर गए थे। देख रहे हैं ना, कितनी बच्चे थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कहाँ जिंदा रहे बेचारे। चलिए फिलहाल नेशनैलिटी कहाँ की है? आयरिश। आयरिश नेशनैलिटी है, अर्थात आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। डबलिन के जो है पास एक जगह है जिसका नाम है रदरफर्नहम, वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो बॉर्न इन रदरफर्नहम नियर डबलिन आयरलैंड। अपर मिडिल क्लास में जन्म इनका हुआ था। एंग्लो आयरिश प्रोटेस्टेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब प्रोटेस्टेंट को फॉलो करते थे, ये आप समझ सकते हैं। चलिए, हालांकि प्रोटेस्टेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका रिलीजियस फर्वर जो है वो काफी स्ट्रांग रहा होगा। तो बचपन से ही वॉज ब्रॉट अप इन अ वेरी रिलीजियस कंजर्वेटिव हाउस होल्ड। आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन 1874 में इनके पिताजी की डेथ हो गई, और उसके बाद काफी रिलीजियस जो है उसमें इनका जन्म इनका पालन पोषण हुआ। मतलब ही वॉज ब्रॉटअप किए गए थे। ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ा, काफी फेमस है डबलिन का ट्रिनिटी कॉलेज, वहां से पढ़ा। म्यूजिक और लिटरेचर जर्मनी से पढ़ा इन्होंने। बाद में जो है पेरिस जाकर के वहां से इन्होंने काफी स्टडी की। चलिए, इनिशियली एस्पायर टू बी म्यूजिशियन, शुरुआत में बनना क्या चाहते थे? म्यूजिशियन। देन टर्न टू लिटरेचर, लेकिन बाद में लिटरेचर की तरफ चले गए। चलिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय डार्विनिज्म। लो, डार्विनिज्म से बहुत प्रभावित है भैया। डार्विनिज्म इसके पहले बताया था ना, इनकी एक जो बुक थी जो क्रांति ला दी थी पूरे इंग्लैंड में, वो क्या थी? 1859 में, बताइए फटाफट क्या थी? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ना, उसने ला दी थी। उससे ये प्रभावित थे। इंडिविजुअलिज्म से प्रभावित थे ये। और किससे प्रभावित थे? मॉडर्न रियलिज्म से प्रभावित थे। 1896 में 1896 में इनकी मुलाकात किससे हुई? हमारे विलियम बटलर एड्स साहब से हुई। ही मेट डब्ल्यू बी एड्स कहां पर? पेरिस में मुलाकात हुई। डब्ल्यू बी एड्स भी तो खूब घूमते थे, माल्टा, पेरिस, पता नहीं कहां कहां घूम के आए हैं। हु एडवाइज्ड हिम टू गो टू द एरन आइलैंड्स टू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग आयरिश प्लेज। इन्होंने, डब्ल्यू बी एड्स ने इनको कहा कि आयरिश प्लेज अगर लिखना चाहते हो तो एरन आइलैंड चले जाओ, वहां से तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा कि तुम आयरिश प्लेज लिख पाओगे। कैसे आयरलैंड के थीम पर प्लेज लिखते हैं वो तुम लिख पाओगे। हालांकि ही डाइड एट जस्ट 37 साल की एज में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू, ये ध्यान रखना, हॉकिंस डिजीज होता है ना, एक प्रकार का कैंसर होता है हॉकिंस डिजीज, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं ना। वो क्या है? उसी की बीमारी से ये हमारे बेचारे इनकी डेथ हो गई। चलिए, इनके हम मेजर वर्क्स को देख लेते हैं बच्चों, क्या क्या इनका मेजर वर्क्स है। तो लेट्स बिगिन विद द मेजर वर्क्स। मेजर वर्क्स इनके देखते हैं तो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर एक तरफ हमने ईयर दिया हुआ है, दूसरी तरफ टाइटल इसका है, और कौन सा जैनरा है वो देख लीजिए। तो 1903 में बेटा इनकी आई थी इन द शैडो ऑफ द ग्लेन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वन एक्ट प्ले है, ध्यान रखना, इन द शैडो ऑफ द ग्लेन। अब जो आई, जो इनके जीवन में नेम फेम सब लेके आया, वो प्ले था राइडर्स टू द सी, 1904। ईयर मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा फेमस ये है, ये आपको पढ़ना भी है, राइडर्स टू द सी। ये भी क्या है? वन एक्ट ट्रेजेडी है, ध्यान रखना, वन एक्ट ट्रेजेडी है ना, एकांकी है। 1905 में इनकी आई द वेल ऑफ द सेंट्स, थ्री एक्ट प्ले है।
ये बहुत फेमस नहीं है। 1907 में ये तो भाई इससे भी ज्यादा फेमस थी राइडर्स टू द सी से। इसका नाम था द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत ही ज्यादा फेमस है, 1907 में आई थी। ये 3 एक्ट ट्रेजी कॉमेडी है, ध्यान रखना। 3 एक्ट ट्रेजी कॉमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1909 में इनकी आई राइडर ऑफ द सारोज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके मरने के बाद ये पब्लिश हुई थी, परफॉर्म हुई थी। 1907 में द अरन आइलैंड, जो डब्ल्यू बीट्स ने इनको काफी इंस्पायर किया था, वहां जाओ, मोटिवेट किया था और वहां से जाकर के इन्होंने काफी कुछ सीखा था। वही अपना ट्रेवल जो है ट्रेवलॉग लिखा था, प्रोज ट्रेवलॉग ना, जो अपना थोड़ा समय वहां पर एरन आइलैंड में बिताया था इन्होंने। 1908 में इनकी पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस आई थी, ये पोएट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको नहीं भूलना है वो आपको याद रखिएगा, राइडर्स टू द सी 1 एक्ट ट्रेजेडी है, कभी आपको नहीं भूलना है। उसके बाद द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये दो तो आप बेटा भूलिएगा मत कभी, बाकी थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों को मिस नहीं करना है। ओके, चलिए चलते हैं आगे बच्चों। इनका लिटरेचर और ड्रामा में कंट्रीब्यूशन क्या है उसको देख लेते हैं। तो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए ये जाने जाते हैं ना, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लिए। बेटा देखो, आयरिश लिटरेरी रिवाइवल है क्या, ध्यान रखिएगा। बहुत जैसे हमारे W.B. येट्स थे और लेडी ग्रेगरी, इन लोगों ने क्या किया कि लिटरेचर के क्षेत्र में एक रेनेसा लाया। कहां पर? इंग्लैंड में, ओ सॉरी आयरलैंड में। कहां पर? आयरलैंड में। तो वही कहलाता है आयरिश लिटरेरी रिवाइवल ना। रिवाइवल मतलब रेनेसा, रिवाइवल मतलब रेनेसा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे फिगर्स थे आयरिश लिटरेरी नेसा के, जैसे विलियम बटलर येट्स थे, लेडी ग्रेगरी थी, उनके साथ हमारे जेम्स फिंच आप थे, जिनको भी क्रेडिट जाती है कि आयरिश लिटरेचर को फिर से रिवाइव किया। सेल्टिक रिवाइवल जिसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं, वो ये पीरियड हमारा कहलाता है। इन्होंने और क्या किया? हेल्प्ड एस्टैब्लिश्ड अबे थिएटर 1904। हमने आपको बताया ना, आयरिश नेशनल थिएटर जो अबे थिएटर के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1904 में डबलिन में की गई। किसके किसके सहायता से? तो यही हमारे ईट साहब थे और ग्रेगरी और हमारे सिंज साहब। तो ध्यान रखना, ये तीनों ने मिल करके क्या किया है? अबे थिएटर बहुत ज्यादा फेमस है, अबे थिएटर 1904 में इसकी स्थापना इन लोगों ने की। और ड्रामा में इन्होंने क्या इनोवेशन दिया है? तो ध्यान रखना, नोन फॉर यूजिंग हिबर्नो इंग्लिश। हिबर्नो मतलब आयरिश इन्फ्लेक्टेड इंग्लिश, जिसमें आयरिश टंग ज्यादा मिलती है। आयरिश इन्फ्लेक्टेड इंग्लिश हिबर्नो इंग्लिश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए जाने जाते हैं, जैसे हम लोग अपनी टंग को यूज करते हैं ना, हम लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या है, ज्यादातर हम अपने टंग में बोलते हैं वो इंग्लिश ना, तो वही हिबर्नो इंग्लिश कहलाती है। अपने प्लेस में ये हिबर्नो इंग्लिश यूज किया करते थे। मर्ज्ड रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर विथ मिथ, इनका काम क्या था? रियलिस्टिक सब्जेक्ट मैटर को मिथ के थ्रू, फॉकलोर के थ्रू और पोएटिक लैंग्वेज के थ्रू क्या करते थे? मिक्स कर दिया करते थे। तीसरा इनका इनोवेशन क्या था? सेलिब्रेटेड द पीजेंट लाइफ। ध्यान रखना, गांव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, एंड ओरल ट्रेडिशन, ओरल ट्रेडिशन ऑफ रूरल आयरलैंड। जो रूरल आयरलैंड था ना, उसका जो पीजेंट वर्क क्लास था और जो ओरल ट्रेडिशन था ना, उसको इन्होंने खूब हाईलाइट किया, खूब सेलिब्रेट किया अपनी रचनाओं में। तो ये ध्यान रखना, अभी आप पढ़ेंगे ना राइडर्स टू द सी, वो भी बिल्कुल आपको दिखेगा कैसे समुद्र के किनारे जो है एक फैमिली है जिसके सारे लोग जो है समुद्र में जाते हैं और वापस लौट करके नहीं आते हैं। उसका एक कैरेक्टर है, उसको आप देखेंगे, अभी आपको कहानी हम बताएंगे, बहुत ही फेमस है। चलिए, इनके बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, वो ध्यान रखिएगा। इनका जो द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड आया था 1907 में, तो माना जाता है कॉज्ड रायट्स इन डबलिन बिकॉज ऑफ इट्स इररिवरेंट पोर्ट्रायल ऑफ आयरिश आइडेंटिटी एंड थीम्स ऑफ पैट्रिसाइड। इसमें इनके ऊपर आरोप लगा था, दंगा फैल गया था, मानते हैं ये प्ले आया था ना, तो डबलिन में दंगा फैल गया था। इनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने आयरलैंड की आइडेंटिटी को धूमिल की है, मतलब सही तरीके से नहीं दिखाया है, और पैट्रिसाइड थीम को इन्होंने बहुत गलत तरीके से दिखाया है। ये द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जब आई ना, तो ये कहीं ना कहीं, ये इसकी स्टोरी भी हालांकि वैसी ही है, आप देखेंगे ना इसकी स्टोरी, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरा इसकी स्टोरी आपको, समरी आपको बताऊंगा, इसके कैरेक्टर्स बताऊंगा कि कैसे दो गांव की कहानी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी। और उस समय काफी ये भाई इनके ऊपर आरोप लगा था, काफी दंगे भड़क गए थे। सिंज वाज अक्यूज्ड ऑफ मॉकिंग आयरिश पीजेंट्स
इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने क्या किया, आयरिश पीजेंट का मजाक उड़ाया है, बट ही वॉज एक्चुअली हाईलाइटिंग देयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पिरिट। हालांकि ये उनकी लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ना उसको हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन आप जानते ही हैं नेतागिरी तो हर जगह हो ही जाती है, थोड़ी बहुत समस्या तो लोगों को हो ही गई थी, क्योंकि 1904 में ना ये इनका जब राइडर्स टू द सी आया था ना तो वो इतना फेमस हो गए थे कि भाई कुछ लोग को तो विरोध करना ही था ना। चलिए फिलहाल लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं इनके जो है प्लेज में हमें क्या मिलता है, थीम क्या मिलती है इनके प्ले में। तो इनके प्लेज में प्राय थीम आप देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष करते हुए दिखा देंगे इनके कैरेक्टर जितने होंगे। दूसरा, आइसोलेशन एंड हार्शनेस ऑफ रूरल लाइफ, ये दिखाते हैं कि रूरल लाइफ में भी कितना ज्यादा आइसोलेशन है और कितना हार्शनेस है ना। जैसे उसमें दिखाते हैं कि एक परिवार है, अगर उसके घर में कोई एक सदस्य कुछ ऐसा कर देता है तो पूरे परिवार को लोग अलग कर देते हैं, उसके यहाँ आना जाना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं। तो ये आइसोलेशन एंड हार्शनेस ऑफ रूरल लाइफ को दिखाता है। तीसरा, डेथ को, सफरिंग को और फेटलिज्म को बहुत ज्यादा दिखाते हैं, स्पेशली इनकी राइडर्स टू द सी देखेंगे ना उसमें डेथ को दिखाया, सफरिंग को दिखाया। एक परिवार है कैसे उसके लोग जो है समुद्र में जाते हैं लौट के नहीं आते, सीन ही ओपन होती है यहीं से ना, तो ये दिखाते हैं। मिथिक एलिमेंट्स, मिथ को आपने पीछे ही बताया कि मिथ को ये रूरल लाइफ से जोड़ करके, रियलिस्टिक लाइफ से जोड़ करके कनेक्ट किया करते थे। एंड क्रिटिक ऑफ रिलीजियस हाइपोक्रेसी एंड मॉरल रिजिडिटी, कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ मॉरल रिजिडिटी मतलब बहुत ज्यादा नैतिकता के पाठ पढ़ा पढ़ा करके लोगों को क्या कर दिया है, और रिलीजियस हाइपोक्रेसी जो है ना, धार्मिक आडंबर एक प्रकार का जो है ना, उसके खिलाफ ये थोड़ी सी आवाज उठाते हैं अपने प्लेज में। तो चलिए कुछ इनके बारे में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। यहां पर हमारे सामने है कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इनके बारे में है कि क्लोज एसोसिएट्स ऑफ विलियम बटलर येट्स, आपको बता ही दिया था कि येट्स और लेडी ग्रेगरी के काफी करीबी थे और एबे थिएटर सर्कल जितना था उसके क्लोज एसोसिएट थे। राइडर्स टू द सी इज ऑफन हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन एक्ट ट्रेजेडी इन वर्ल्ड लिटरेचर। तो ध्यान रखना इनकी राइडर्स टू द सी, अगर आपसे वन एक्ट में पूछा जाए कि कौन सी सबसे फेमस आपको लगती है तो आप एक इसका नाम भी ले सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मानी जाती है किसमें, वन एक्ट ट्रेजेडी में। ध्यान रखिएगा, वन एक्ट ट्रेजेडीज, वन एक्ट ट्रेजेडी मतलब एकांकी है ये ना, त्रासदी है एकांकी। चलिए एकांकी मतलब वन एक्ट ना। उसके बाद इनकी द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, इट इज कंसीडर्ड हिज मास्टरपीस एंड लैंडमार्क इन मॉडर्न आयरिश ड्रामा। आपको बताया इतना भाई बवाल हुआ इसके लिए, तो ऐसी कोई छोटी मोटी थोड़ी ना रही होगी, तो इनकी मैग्नम ओपस बुक वही मानी जाती है। सिंस के प्लेज जो थे वर हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज एक्सपीरियंस लिविंग विद द आयरिश स्पीकिंग पीपल ऑफ एरन आइलैंड। एक्चुअली जब विलियम बटलर येट्स ने 1896 में, पीछे आपको बताया ना, येट्स से इनकी मुलाकात हुई और येट्स ने इनको कहा कि तुम आयरन आइलैंड चले जाओ, वहां आयरिश लोकल पीपल को देखोगे ना तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहां गए, उसी को अपने प्लेज में ज्यादातर इन्होंने दिखाया है। Though his career was short, his influence on Irish drama is profound and long lasting। ये तो आपको पता ही है कि आज हम पढ़ रहे हैं, जिंदा तो ये बेचारे कम रहे लेकिन इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। तो आइए हम इनके राइडर्स टू द सी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि राइडर्स टू द सी में ये हमारे लिए क्या स्टोरी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले प्ले के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने है कि राइडर्स टू द सी जो इनका प्ले है, तो राइटर आपको पता ही है, हम पढ़ा ही रहे हैं, जॉन मिलिंगटन सी। लेकिन यहां तो आपको पता है, आगे भी आपको याद रहे, राइडर्स टू द सी किसने लिखा है, जेएम सिंह साहब ने लिखा है। पहली बार ये परफॉर्म हुआ 1904। कहां परफॉर्म हुआ, वही थिएटर जिसकी स्थापना की थी किसने, सिंज और ईट्स और ग्रेगरी ने मिलकर के, अबे थिएटर डबलिन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन एक्ट ट्रेजेडी है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्ले तो भाई 2 एक्ट में भी लिखे गए हैं, 3 में लिखे गए हैं, 4 में भी लिखे गए हैं, 5 में भी लिखे गए हैं, तो ये वन एक्ट ट्रेजेडी है। अप्रॉक्स 30-40 मिनट्स परफॉर्मेंस टाइम, केवल 30 से 40 मिनट का परफॉर्मेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है, एकांकी है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, इसके बैकग्राउंड को देखते हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है। तो बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। हमारा जो प्ले है ना, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन सीन्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लिविंग अमंग द आइलैंडर्स ऑफ द एरन आइलैंड्स। आपको पता ही है, एड्स ने इनको कहा था एरन आइलैंड चले जाओ, तो वहां गए थे, वहां जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, जो खुद एक्सपीरियंस किया, उसी एक्सपीरियंस को, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस को इन्होंने इस प्ले में दिखाया है।
ठीक है। रिफ्लेक्ट्स द हार्श रियलिटीज ऑफ आयरिश पीजेंट लाइफ, इन्होंने आयरिश पीजेंट लाइफ की हार्श रियलिटी को दिखाया है, जो मतलब जो रियलिटी हमें लगती है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, उस रियलिटी को इन्होंने दिखाया है। रिटेन इन हिबर्नो इंग्लिश, पीछे बताया ही था कि आयरिश इन्फ्लेक्टेड जो है इंग्लिश ज्यादा लिखा करते थे, तो आयरिश इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश इन्होंने लिखी है, जिसको हम हिबर्नो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिबर्नो बोलते हैं। और रियलिज्म और फॉकलोर को मिलाते हैं, और क्रिश्चियन इमेजरी को इसमें दिखाया है, और पैगन फैटलिज्म को दिखाया है, कैसे प्रकृति हमारे लिए बहुत ही खतरनाक भी होती, पैगन फैटलिज्म, उसको भी दिखाया है। अ मास्टरपीस ऑफ इकोनॉमिक स्टोरी टेलिंग, तो ये भी भाई मास्टरपीस है। इकोनॉमिक और क्या चाहिए भैया, वन एक्ट ट्रेजेडी है, और आप पूरा प्ले देख लेंगे 30 से 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा इकोनॉमिक आपको क्या चाहिए? तो इकोनॉमिक स्टोरी टेलिंग है, अ ट्रेजेडी डिस्टिल टू इट्स मोस्ट इसेंशियल पार्ट्स, तो लगभग सब कुछ है इसमें, और आपका समय खूब बचाती है, और कहानी तो बड़े जबरदस्त है ना, एकदम जबरदस्त वाली कहानी है। चलो, तो जबरदस्त कहानी है, तो करेक्टर्स को थोड़ा सा देख लो, तो आपको कहानी समझने में और आनंद आएगा ना। तो लेट्स सी द करेक्टर्स, करेक्टर्स को देख लेते हैं। हमारे पास करेक्टर कौन है भैया? इसका हीरो जो है ना, अरे देख लो, ये क्या है? मौर्य, ठीक है। ये क्या है? अ मदर, ये है कौन? ध्यान रखना, एक माँ है, हु हैज लॉस्ट ऑल हर सन्स टू द सी, इसके 7 शायद बेटे हैं, सब लगभग क्या है, सारे बच्चे इसके समुद्र में जाते हैं, मछुआरे हैं, और सबकी डेथ हो जाती है। रिप्रेजेंट्स ग्रीफ, ये क्या दिखाती है? शो करती है, ग्रीफ दिखाती है, स्ट्रेंथ एंड फैटलिज्म, ये स्ट्रेंथ को भी दिखाती है कि भाई एक बच्चा मर गया फिर भी दूसरा जा रहा है, दूसरा मर गया फिर भी तीसरा जा रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, ग्रीफ को भी दिखाता है, और फैटलिज्म को दिखाता है कि कितना भाग्य हमारा जो है वो फैटलिस्टिक है, उसको दिखाता है। कैथलीन है, कैथलीन इसकी एक बिटिया है, एल्डर डॉटर है। द एल्डर डॉटर रेशनल एंड सपोर्टिव, काफी रेशनल है, मतलब दिमाग वाली है, और सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव ऑफ हर मदर, अपनी माँ की काफी देखभाल किया करती है ना, कैथलीन। तो करेक्टर याद रखिएगा, मारिया, कैथलीन। उसके बाद नोरा इसकी यंगर डॉटर है, द यंगर डॉटर, मोर इमोशनल एंड इनोसेंट, काफी इमोशनल है, इनोसेंट है, छोटी है। उसके बाद इनके जो इनके बेटे हैं बार्टले, बार्टले जब स्टोरी ओपन होती है ना, तो यही एक बेटा है जो अभी जिंदा है, बार्टले। बार्टले द लास्ट सर्वाइविंग सन, डिटरमाइंड एंड ड्यूटीफुल, अल्टीमेटली डूम्ड। पता है जब प्ले ओपन होता सब मर गए हैं, अब ये बार्टले जो है ये बड़ा ड्यूटीफुल है, और ये बड़ा मतलब कहते हैं ना कि डिटरमाइंड है कि नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। हालांकि लास्ट में ये भी मर जाता है बेचारा, इसकी भी मरने की खबर आती है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब प्ले ओपन होता है तो मौर्य के सारे बेटे की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, केवल बार्टले जिंदा है ना। चलिए, उसके बाद माइकल है, माइकल कौन है? रिसेंटली ड्रॉन्ड सन, अभी जब प्ले ओपन होता है ना तो इसके न्यूज आती है कि इसका एक बेटा है जो समुद्र में मतलब गया था अपना नाव लेकर के, बोट लेकर के फिशिंग के लिए, और उसकी डेथ हो गई है ना। तो वही खबर आती, वहीं से प्ले ओपन होता है, तो वही माइकल है जो अभी डेथ हुई है ना, वो माइकल है। हिज बॉडी इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्ले, जब लोग वहां पर प्ले कर रहे थे अपना, तो उसी के दौरान उसकी बॉडी मिली थी, तो लोगों ने बताया भाई ये माइकल हैं, मौर्य के बेटे। उसके बाद विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, गांव वाले तो रहेंगे ही, गांव का नाम है, यहां पर विलेजर्स का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल वहां पर लोग आए हैं, रो रहे हैं ना, कम्युनिटी जो रो रही है, तो उनको विलेजर्स का नाम दे दिया गया है। तो लेट्स बिगिन द समरी, तो यहां से तो आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग गया होगा कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है ना, लेकिन स्टोरी सुनेंगे तो और मजा आएगा आपको। तो स्टोरी 1 एक्ट है, चूंकि 1 एक्ट है तो इसलिए हम इसको एक्ट में नहीं केवल सीन में पढ़ेंगे ना, केवल सीन में पढ़ेंगे। इसमें कितने सीन हैं? तो शायद 7 सीन हैं इसमें, तो आइए देख लेते हैं, एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। 1 एक्ट प्ले है, 4 नेचुरल सेगमेंट्स है, 4 सीन है। चलिए आइए देखते हैं 1-1 करके। पहला सीन जब ओपन करता है, देयर इज सस्पिशन एंड सेक्रेट्स, काफी संशय वाले जो है, कंफ्यूजन वाला और सेक्रेट वाला एक सीन ओपन होता है। क्या होता है? नोरा ब्रिंग्स इन क्लोथ्स रैप्ड इन अ बंडल फ्रॉम द प्रीस्ट, जो वहां गांव का प्रीस्ट है ना, उसके पास से एक बंडल ले आती है कपड़ों का, उसमें कुछ क्लोथ्स रैप्ड हैं ना, वो ले आती है। अ मैंस बॉडी वॉज फाउंड इन डॉनगल, कह रहा है डॉनगल जो बीच है ना, वहां पे एक आदमी की बॉडी मिली है, डेड बॉडी मिली है, और नोरा उसके कपड़े को रैप्ड करके ले आती है। द सिस्टर्स सस्पेक्ट इट कुड बी देयर मिसिंग ब्रदर माइकल, क्योंकि इनका ब्रदर माइकल गायब है, वो फिशिंग के लिए गया था, लौटा नहीं है, तो जो बहनें हैं ना
पीछे आपको मिली थी ना दोनों बहनें, जो है ये देख लीजिए ना, ये आपकी दोनों बहनें यहाँ हैं, ये देखिए, एक तो ये कैथलीन है, दूसरी नोरा। ये दोनों डिस्कस कर रही हैं, क्या डिस्कस कर रही हैं ये दोनों डिस्कस कर रही हैं कि शायद ये उनका मिसिंग ब्रदर हो सकता है, माइकल हो सकता है ना, जो मिस हो गया है वही हो सकता है। ठीक, तो चलिए ये दोनों लोग ये गेस कर रही हैं कि यही हो सकता है। दे हाइड द ट्रुथ फ्रॉम दियर ग्रीविंग मदर। अब इनकी माँ पहले से ही, भाई इतने बेटे उनके पहले ही जा चुके हैं, ये माँ क्या है बहुत परेशान है, तो ये दोनों बच्चियां क्या करती हैं, अपनी माँ से इस न्यूज को छुपाती हैं, कहती हैं कि इनको नहीं बताना है। मौर्या हु डजंट इट नो माइकल इज कंफर्म डेड। अभी तक उसको ये नहीं पता है कि माइकल डेड हो चुका है, अभी उसको ये पता है कि माइकल मिसिंग है, हो सकता है तूफान में कहीं चला गया हो, वो वापस आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता है, दोनों बहनों को पता चल गया है। द सिस्टर्स डिसाइड टू आइडेंटिफाई द क्लॉथ्स क्वाइटली विदाउट अपसेटिंग मौर्या। सिस्टर ने ये निर्णय किया कि चलो हम लोग कपड़े का मिलान करेंगे कि भाई ये हमारे भाई माइकल का ही है, और माँ को अपसेट नहीं करना है, उसको बताना नहीं है। ये दोनों डिसाइड करती हैं, पहले सीन में यही होता है। तो अगर हम सीन का मूड देखें तो काफी सस्पेंसफुल है, सस्पेंस बना करके रखा गया है कि वास्तव में ये माइकल का ही है कि नहीं है। और बिल्कुल जो है फोकस देखें तो फैमिली प्रोटेक्शन, फियर ऑफ ग्रीफ एंड अनफोल्डिंग ट्रेजेडी, तो तीन चीज हमें दिखाई देती। एक तो फैमिली प्रोटेक्शन है, दोनों बहनें क्या हैं, अपनी फैमिली मतलब मदर को पहले से ही बहुत ग्रीफ में है, उसको सेव करना चाहते हैं, ज्यादा उसको मेंटल ग्रीफ ना मिले। फियर ऑफ ग्रीफ, लेकिन उनके अंदर भय भी है जो है, और अनफोल्डिंग ट्रेजेडी, और कपड़ा ये बता रहा है कि आगे कोई ट्रेजेडी होने वाली है, क्योंकि एक डेड बॉडी भी मिली है और कपड़ा भी इनको दिया गया है। अब ये लोग कपड़ा मैच कराएंगे ना, तो ये क्या है, काफी जो है मतलब एक जो मर्डर या इस प्रकार का जो होता है ना थ्रिलर, उस प्रकार की स्टोरी जो है ओपन होती है। अब दूसरा सीन शुरू होता है, द सीन सेकंड ओपन्स। दूसरा सीन शुरू होता है, कैसे शुरू होता है देखते हैं। बार्टलेस डिपार्चर एंड मदर्स ड्रेड। बार्टले वहां से जो है उसकी बार्टले निकलता है, बार्टले जाता है, और मदर जो है वो बहुत ड्रेड में है, बहुत फियर में है। किस चीज के फियर में है, मारिया इज डिस्टर्ब बाय माइकल्स डिसअपियरेंस एंड बेग्स बार्टले नॉट टू ट्रेवल बाय सी टू सेल हॉर्सेस। अब ये हॉर्सेस को बेचने जा रहा है ना, तो मारिया अभी क्या है, माइकल गायब है, मारिया को पता नहीं है कि माइकल तो डेड हो चुका है। मारिया कहती है कि बेटा बार्टले तुम सी के थ्रू मत जाओ ना, नाव के थ्रू मत जाओ तुम हॉर्सेस को ले जाने के लिए, बल्कि तुम दूसरा कोई रास्ता अपना लो। तो वो उसको मना करती है, लेकिन बार्टले क्या कहता है, इट इज नेसेसरी फॉर लिवलीहुड। कहता है भाई जाना ही पड़ेगा ना, लिवलीहुड के लिए जरूरी है, अदरवाइज हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, बिजनेस नहीं होगा। तो ये लोग चले जाते हैं। ही लीव्स विदाउट रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग। वो अपने माँ के पैर भी नहीं छूता, आशीर्वाद भी नहीं लेता, और निकल जाता है। अ सीरियस इमोशनल एंड कल्चरल ओमिशन, यहां पर ध्यान रखना, एक सीरियस इमोशनल एंड कल्चर ओमिशन यहां देखने को मिलता है। भाई ये कल्चर है, जब बेटा माँ से दूर जाता है तो क्या करता है, उसकी ब्लेसिंग्स लेता है, किसी एडवेंचर पर जा रहा है, किसी मिशन पर जा रहा है, तो माँ की ब्लेसिंग लेता है। यहां पर वो हमें क्या है, ओमिट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वो सीन नहीं है, वो माँ की बिना परमिशन लिए, बिना ब्लेसिंग लिए, ना तो कोई सीरियस इमोशन उसके अंदर है, और वो वहां से निकल जाता है। तो ये हमें मिसिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मतलब हम मॉरली थोड़े से डिग्रेड हो रहे हैं, ये भी हमारे सिन साहब हमको बता रहे हैं प्ले के थ्रू। Maria is heartbroken and is persuaded by Kathleen and Nora to go after Bartley with bread and blessings. उसके बाद मारिया तो हार्ट ब्रोकन हो गई कि देखो मेरा बेटा तो मुझसे आशीर्वाद भी नहीं लिया, ऐसे चला गया, नालायक जो है, काफी उनका दिल टूट गया है। लेकिन उनकी दोनों बेटियां काफी समझदार हैं, नोरा और क्या नाम था उसका, दूसरी कहाँ गई, कैथलीन। कैथलीन बड़ी वाली है, नोरा छोटी वाली है, दोनों माँ को मनाती हैं, कहती माँ वो गया है समुद्र के किनारे ही गया है, वो नहीं आशीर्वाद लिया, ऐसे चला गया, गुस्से में रहा होगा, तुम ही चली जाओ, उसको कुछ रोटी वोटी भी दे दो रास्ते के लिए, और उसको आशीर्वाद भी दे दो। चलो यहाँ दूसरी सीन हो गई। तो इसमें हम देखते हैं मूड कैसा है, थोड़ा सा टेंस है, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए इमोशनल है। उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक नेसेसिटी वर्सेस मैटरनल फियर। यहाँ पर क्या दिखाया है, एक तरफ तो इकोनॉमिक नेसेसिटी है, भाई घर खर्चा आने के लिए पैसा चाहिए बेटा ना, पैसा चाहिए, तो उसको दिखाता है। दूसरी तरफ मैटरनल फियर, एक माँ का फियर दिखा रहा है कि भाई माँ के अंदर बहुत डर भी है बेटे को लेकर, पहले ही बहुत बच्चों को खो चुकी है वो। दूसरा कल्चरल वैल्यूज को दिखा रहा है ना, कल्चरल वैल्यूज को दिखा रहा है कि द मदर्स ब्लेसिंग, कल्चरल वैल्यूज भी अब भी हैं,
सरवाइव करती हैं उसके बारे में भी राइटर सोच रहा है, ये भी यहां पर दिखाता है। तो फोकस कल्चरल वैल्यूज पर भी है कि भैया कोई काम करो तो माँ की ब्लेसिंग लेके जरूर किया करो ना। चलो ठीक है, तो एक बार ले लिया करो मदर की ब्लेसिंग जो है। चले, तो आगे सीन पढ़ने के लिए ब्लेसिंग ले लो मदर से, आगे चलते हैं हम लोग ना। तो तीसरा सीन हमारा ओपन होता है, डेथ रिवील्ड। भैया मौर्या को अब पता चलता है क्या कि उसकी सिस्टर बताती है, व्हाइल मारिया इज अवे द सिस्टर्स आइडेंटिफाई माइकल्स क्लॉथ्स। जो कपड़े दिए थे ना उस प्रीस्ट ने जो कैथलीन और नोरा को कपड़े दिए थे ना, वो लोग अभी तक उसको एक बॉक्स है उसमें बंद करके रखी थी। मारिया घर से बाहर जाती है ना, तो बाटले के लिए अपना रोटी वोटी लेकर के और आशीर्वाद देने, तो इनको मौका मिल जाता है, चलो हम लोग कपड़े को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हालांकि ये लोग लगभग श्योर हैं, लेकिन फिर भी दे वांट टू कंफर्म। तो ये लोग अब क्या करते हैं, उसको टेस्टिफाई कर लेते हैं, मैच करा लेते हैं, पता चल जाता है हाँ ये माइकल का ही कपड़ा है। कंफर्मेशन ऑफ हिज डेथ इंटेंसिफाइज दियर सारो। अब इनका दुख और बढ़ जाता है बेचारे लोगों का। अभी क्या था, अभी तो थोड़ा मन में ये डाउट था कि यार हो सकता है ये माइकल का ना ही हो, मेरे भाई का ना हो, लेकिन अब ये लोग कंफर्म हो गए बिल्कुल। मारिया तभी वापस आती है, डीपली शेकन, क्लेमिंग सी सा अ विजन ऑफ माइकल राइडिंग अ ग्रे पोनी बिहाइंड बाटले एंड ओमेन ऑफ डेथ। अब यहां पर मारिया कहती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है और एक विजन मेरे अंदर आया कि माइकल जो है ना वो क्या कर रहा है, वो बाटले की ग्रे पोनी बिहाइंड बाटले के पीछे एक ग्रे पोनी है, उसको पकड़ के वो खींच रहा है, उसको अपनी तरफ ले जा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, एन ओमेन ऑफ डेथ, उसको राइड कर रहा है ना, मतलब उसको भी अपने साथ ले रहा है। मतलब यहां पर अब हमें ये बताया जा रहा है कि शायद अब बाटले भी जा करके जिंदा नहीं लौटेगा ना। ये हमें थोड़ा सा प्लेरिट जो है हमारा ड्रामेटिस्ट हमें हिंट कर रहा है। मोमेंट्स लेटर विलेजर्स अराइव विथ बाटलेस डेड बॉडी। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बाटले की डेड बॉडी आ गई है। बाटले की डेड बॉडी आ जाती है, किल्ड बाय द सी वाइल माउंटिंग अ हॉर्स। तो कह रहे हैं कि वहां पर भी एक हॉर्स को माउंट करते समय वो क्या करते हैं, जो है मारा जाता है। कौन, बाटले, मतलब इनका अंतिम लड़का भी मारा जाता है। तो ये बिल्कुल क्लाइमेटिक ट्रेजिक है। प्रोफेटिक विजन यहां पर दिखाया कि सपना आया हुआ है ना, प्रोफेटिक विजन को दिखाया है। ट्रेजिक इनविटेबिलिटी, और ये भी दिखाया है कि भाई त्रासदी तो निश्चित थी, इनविटेबल थी, वो तो होनी ही थी। और क्या दिखाया, सिंबॉलिक रिपीटिशन ऑफ लॉस। ये दिखाया है कि बार बार रिपीटिशन ऑफ लॉस को भी यहां पर दिखाया है कि भाई इसके पहले माइकल गया था, फिर अभी क्या हुआ, बाटले भी चला गया है ना। अब हम लोग फाइनल सीन में आते हैं। फाइनल फोर्थ एंड फाइनल सीन हमारा जो है, फाइनल लैमेंट एंड रेजिग्नेशन। अब मारिया को पता चलता है विथ ऑल हर सन्स नाउ डेड, उसके सारे बेटे अब डेड हो चुके हैं। मारिया डिलीवर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैमेंट्स इन मॉडर्न ड्रामा। मारिया बहुत ज्यादा लैमेंट करती है, आज भी मॉडर्न ड्रामा में उसके लैमेंट को काफी फेमस माना गया है। अब वो एक वर्ड वहां पर एक सेंटेंस बोलती है, कहती है दे आर ऑल गॉन नाउ। अब मेरे सारे बेटों की डेथ हो चुकी है, दे ऑल आर गॉन नाउ ना, एंड देयर इजंट एनीथिंग मोर द सी कैन डू टू मी। अब समुद्र मेरा कर ही क्या सकता है, अब क्या उखाड़ लेगा, मेरे सारे बेटे तो ले गया, इससे ज्यादा वो मेरा क्या कर सकता है। ये शो करता है क्या, ये शो करता है एक्सट्रीम ग्रीफ को, ये मॉर्निंग को शो करता है कि अब कर ही क्या सकता है। डेथ, मतलब यहां पर कह रहा है डेथ को, डेथ के पास अब क्या रह गया है, ही डेथ हैज स्नैच्ड अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, मुझसे सब कुछ तो ले चुका ऑलरेडी। डेथ यहां पर सी है ना, कह रहा है समुद्र ने तो मुझसे सब कुछ ले लिया है, टाइम ने मुझसे सब कुछ ले लिया है, अब क्या बचा है मुझसे लेने के लिए, मतलब देयर इज नथिंग कि अब मुझसे वो ले सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा दुख किसी इंसान के जीवन में अब क्या आ सकता है। तो सी इज रेडी, मतलब यहां पर एक ह्यूमन काइंड को मैसेज भी है, ह्यूमन काइंड को एक मैसेज भी है। सी अचीव्स पीस थ्रू फाइनलिटी। अब फाइनलिटी से इसको पीस मिली ना, पीस क्या मिल गई, पीस ये मिल गई कि मतलब दिस इज द एंड ऑफ द सारो, द कहते हैं ना द ग्रेटेस्ट ग्रीफ इज द साइन ऑफ द एंड ऑफ द ग्रीफ ना। सबसे बड़ा जो दुख होता है वो दुख के अंत का साइन भी होता है। कहता है अब क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा, मेरा सब कुछ तो ले लिया, अब मतलब सी इज एट पीस, अब वो शांति में है। क्योंकि आदमी परेशान कब तक होता है, जब तक उसको कुछ पाने की उम्मीद रहती है ना। जिस दिन उसको ये पता चल जाए कि आई हैव नथिंग टू गेन, आई हैव नथिंग टू लॉस, कुछ न पाना है ना खोना है, तो क्या होगा, पीस में होगा। तो फाइनलिटी के थ्रू उसको पीस मिलती है। द वर्स्ट हैज हैपेंड
जो सबसे बदतर जीवन में होना था वो हो चुका है, एंड सी नो लॉन्गर लिव्स इन फियर। अब किस बात का डरना भाई, क्या कर लोगे? सपोज करो आप आओ मेरे गर्दन पे तलवार रख दो, मार देंगे, हम कहते हैं मार दो भैया कोई बात नहीं है। अब आप मार दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे जब मैं मरने के लिए तैयारी हो गया तो मार दो, कोई डर ही नहीं है। हाँ, तो ये क्या है? ये लास्ट फियर था जो उसके अंदर से निकल गया है। अभी तक तो क्या था, चलो एक बेटा जिंदा है, एक दूसरा जिंदा है, ये है। अब उसके अंदर सारा फियर चला गया है। यहां पर द प्ले एंड्स विथ मारिया प्रेइंग एंड ब्लेसिंग बार्टले स्पिरिचुअली रिलीजिंग हिम। यहाँ पर मारिया जो है एक प्रे करती है, जैसे कन्वेंशनल एक प्रे होता है ना कि बेटे की डेथ हो गई तो भगवान से, क्राइस्ट से प्रार्थना करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना, ये देना, वही करते हुए मारिया दिखाई देती है और प्ले यहीं पर एंड हो जाता है। तो यहाँ पर शारो को दिखाया है, रेजिग्नेशन दिखाया, मतलब जब हमें ये पता चल जाता है कि वी आर नाउ लॉस्ट, वी डोंट हैव एनी होप, तब हम रिजाइन करते हैं। अदरवाइज हमारी इच्छाएं इतनी अनंत हैं, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर बताता है ना कि होप जो है, होप हमारा कब वैनिश होता है? होप हमारा समाप्त तब होता है जब हम फाइनली ये जान जाते हैं कि देयर इज नो होप रिमेन, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी हमारी उम्मीद समाप्त होती है। अदरवाइज हम कुछ ना कुछ पाल के रखते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, ऐसे टर्न हो जाएगा, वैसे टर्न हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक जो थीम है ना, फोकस है, वो इस पे फोकस है, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट। उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया, किसने? मारिया को, उसका यही भाग्य है ना, अब वो इसको बदल नहीं सकती है। और एक मैटरनल स्ट्रेंथ को भी दिखाया, भाई एक गजब की माँ है ना, मैटरनल स्ट्रेंथ को भी दिखाया है कि अपने बेटे को जाने देती है और इतना सब कुछ सह के वो रहती है। और सिंबॉलिक क्लोजर यहाँ पर होता है, हमारे लिए एक मैसेज छोड़ करके ड्रामेटिस्ट जाता है कि हमें क्या करनी चाहिए, व्यर्थ की बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए हमें ना। चलो आओ थीम्स को देख लेते हैं बच्चों, इनमें थीम्स क्या क्या है। तो थीम की बात करें तो फैटलिज्म का थीम है, पीछे भी आपको बता चुका हूं, मतलब खतरा है, मृत्यु है, हर जगह है। लाइफ इज गवर्न्ड बाय इनएस्केपेबल फोर्सेस ना, हमारा जीवन क्या है, न बच पाने वाली ताकतों से घिरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फोर्सेज हैं जिनसे हम बच नहीं सकते। कैसे बच सकते हैं भाई? टाइम से आप बच सकते हैं, डेथ से आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते ना, ये इनएस्केपेबल फोर्सेज हैं, यू कैन नॉट एस्केप, आप बच नहीं सकते। डेथ इज इनविटेबल इन मारियाज वर्ल्ड, मारिया के वर्ल्ड में डेथ तो निश्चित है। मारिया की दुनिया में आप देखिए, एक बेटा गया, दूसरा बेटा दे गया, बाटले जा रहा है, सीनो उस जानती है कि बाटले वापस नहीं आएगा, इवन देन बाटले जा रहा है, उसको पता है, देयर इज फियर इन हर हार्ट, लेकिन फिर भी वो उसको भेजती है, जा रहा है वो। तो क्या है? इनविटेबल है, डेथ की इनविटेबिलिटी को बताता है कि डेथ को कोई रोक नहीं सकता भाई, कोई नहीं रोक सकता। अब उसकी मां है ना, बाटले की डेथ आ गई, अगर वो चाहती तो, या इसकी मृत्यु नहीं होनी होती तो ये रुक जाता कि भाई मेरे 5-6 भाई चले गए तो मैं भी चला ही जाऊंगा, सब चले गए, सी सबको खा गया तो मुझे भी खा ही जाएगा, लेकिन फिर भी ये जाता है। क्यों? क्योंकि डेथ इनविटेबल है ना, डेथ को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। वो आपको मतलब डेथ को आप सोचें कि रोक लेना तो रोक नहीं सकते। एग्जाम्पल आप देखिए ना, हमारी बहुत ही फेमस एक वो है, अभी 4-5 साल पहले उनकी डेथ हुई है, जयललिता जी है ना, जयललिता जी थी, सॉरी, हाँ जयललिता जी हमारी थी, बहुत अच्छी ही एक्ट्रेस भी रह चुकी थी और नेता भी थी। अब उनका न्यूज में जो आया था कि उनके लगभग 50 डॉक्टर इलाज कर रहे थे, कहाँ से आए थे? लंदन, अमेरिका, भारत के तो थे ही, हाँ सब कुछ था, एवरीथिंग सब कुछ था, लेकिन उनकी डेथ हुई। डेथ तो इनविटेबल है, तो इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ को यहां पर दिखाते हैं, फैटलिज्म को दिखाते हैं ना। दूसरा, द सी एज डेस्टिनी, समुद्र ही भाग्य है, ये भी एक थीम है। अब बताइए, अगर वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, 4 बेटे की डेथ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन परिस्थितियों ने उनको बांध कर रखा, क्योंकि उनकी डेस्टिनी अंतिम क्या है? सी ही है। तो कह रहे हैं द सी गिव्स लाइफ, सी उनको जीवन भी देता है। क्यों? क्योंकि वो फिशिंग करते हैं ना, फिशिंग करते हैं, राइड करते हैं, जाते हैं और मछलियां मार के लाते हैं, बेचते हैं, बट टेक्स इट अवे विदाउट मर्सी, लेकिन बिना दया के वापस भी ले लेता है ना। फिशिंग करके खुशियां देता है और उसके बाद किसी दिन कोई मर गया तो दुख आ गया ना, तो बिना ब्याज सहित वापस भी ले लेता है ना। चलिए, ग्रीफ एंड लॉस, भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, समुद्र में जाओगे कुछ ना कुछ होगा, तो ग्रीफ और लॉस तो होगा। पूरे प्ले में आप देखें तो क्या मिला है? ग्रीफ एंड लॉस ही तो मिला है हमें भाई। यहां पर हमने क्या देखा? द एंटायर प्ले इज स्टडी ऑफ मॉर्निंग एंड मैटरनल सारो, पूरा एक मॉर्निंग मैटरनल सारो को ही दिखाया, एक माँ के दुख पीड़ा को ही तो दिखाया पूरे प्ले में, और क्या दिखाया इन्होंने? यही तो दिखाया है ना। चलो, पैगन एंड क्रिश्चियन फ्यूजन, तो भाई पैगन को दिखाया, सी क्या है? सी हमारे पैगन गॉड है ना, सी हमारे पैगन गॉड हैं,
और क्रिश्चियनिटी को दिखाया है, लास्ट में मारिया क्या है, प्रेयर कर रही है ऑन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ना, तो ये क्या है, पैगन और क्रिश्चियन का फ्यूजन है ना, प्ले में दिखाया है। द प्ले ब्लेंड्स सेल्टिक फॉकलोर विथ क्रिश्चियन रिचुअल्स, हॉली वाटर एंड ब्लेसिंग्स, हॉली वाटर जो उसको देती है कि पानी ले जाओ क्राइस्ट का और इससे तुम बचे रहोगे, ये सब। रूरल आयरिश लाइफ को दिखा ही रहा है पूरा, देखेंगे ग्रामीण एकदम क्षेत्र दिखाया है, जो एक कट्टर स्पिरिचुअलिटी होती है रूरल लाइफ में, और जो पिजेंट्री है उसके बारे में पूरा बताया। तो दीज आर अ फ्यू थीम्स जो आपको एग्जाम में डिस्कस करनी होती है ना। नाउ वी हैव अ फ्यू सिंबल्स, थोड़े से सिंबल्स हैं, इनको देख लेते हैं, फिर आपका प्ले हमें लगता है अब समाप्ति होने वाला होगा, ज़्यादा बचा नहीं है। तो लेट मी चेक हाउ मेनी, हाँ बस वी हैव 4 to 5 स्लाइड्स लेफ्ट। चलिए आइए फटाफट देखते हैं। सिंबल्स है हमारे पास बेटा, सी किस चीज का सिंबल है भाई, समुद्र हमारा सिंबल है। पहली चीज को माइट ऑफ नेचर, प्रकृति की ताकत का ना, प्रकृति की ताकत का, नेचर्स पावर का एक सिंबल है। दूसरा क्या है, अनकंट्रोलेबल डेस्टिनी, मतलब हमारा भाग्य जो हमारे बस में नहीं, अनकंट्रोलेबल डेस्टिनी, उसको भी सिंबलाइज करता है। समुद्र पर कोई कंट्रोल कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सिंबलाइज करता है हमारी डेस्टिनी को। और बोथ प्रोवाइडर एंड डिस्ट्रॉयर, और ये हमारे लिए प्रोवाइडर भी है, मतलब हमें कुछ दे भी रहा है और ले भी रहा है हमसे, तो इट्स लाइक है नो गॉड, गॉड हमें देता भी है और हमसे लेता भी है, वो प्रोवाइडर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है। क्लॉथ्स, दूसरा सिंबल क्लॉथ्स, क्लॉथ किस चीज का सिंबल है, एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, वहां पर आई कार्ड नहीं है किसी के पास ना, ये सिंबल ऑफ आइडेंटिटी है। और क्या है, फाइनल प्रूफ ऑफ डेथ, मृत्यु का अंतिम प्रूफ है, यहां पर उसका सिंबल है। द पोनी ग्रे हॉर्स, जो पोनी ग्रे हॉर्स है ना, जो उसकी माँ देखती है कि पोनी ग्रे हॉर्स एक पकड़ करके जो है वो उसको ले जा रहा है, तो ये क्या है, दिस इज सुपरनेचुरल विजन, ये सुपरनेचुरल विजन है वोमेन ऑफ डेथ। क्रिश्चियन उसमें जो है इसका ड्रीम का जो मतलब होता है वो मतलब मृत्यु होता है। ब्रेड एंड द ब्लेसिंग, ब्रेड एंड द ब्लेसिंग आप देख ही रहे हैं, एक सिंबल है जो उसमें क्या कहते हैं, बाटले को उसकी माँ देने जाती है, तो क्या है, लव, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअल सेफ्टी है। जैसे एक माँ का प्यार है उसको दिखाता है, और दूसरा ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन है कि जब कोई बाहर जाता है तो माँ उसके लिए कुछ ना कुछ बना के देती है और उसको आशीर्वाद देती है। और तीसरा स्पिरिचुअल सेफ्टी, भाई माँ क्या करती है, दुनिया भर के जादू टोना करती है, तिलक लगाती है कि ये खा लो, दही गुड़ खा लो, ये खा लो ना, लौंग खा लो, दुनिया भर का जो भय है, ताबीज मंत्र क्या क्या देती हैं मदर्स लोग, तो वो है। तो ये क्या है, ये सिंबल है किसका, सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल सेफ्टी का, सिंबल ऑफ मदर्स लव, मदर के लव का सिंबल है ना। हॉली वाटर किसका सिंबल है, ये क्रिश्चियन रिचुअल्स का सिंबल है, सिंबल ऑफ क्रिश्चियन रिचुअल ऑफ डेथ एंड प्यूरिफिकेशन, डेथ और प्यूरिफिकेशन का हॉली वाटर देते हैं ना, ऐसे ऐसे ऑन द नेम ऑफ जो भी है। हमारे यहाँ भी तो होता है, हिंदू कल्चर में भी होता है ना, शुद्धम शुद्ध दुद्ध करते हैं, क्या बोलते हैं उसको भाई, संस्कृत का थोड़ा सी जानकारी कम है, सीख लूंगा आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना। चलो आइए क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन क्या है, मिनिमलिस्ट ड्रामा है, बिल्कुल बहुत ही फेमस है ये ट्रेंड, मैक्सिमम इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। एक ऐसा प्ले है वेयर नथिंग हैपेंस बट एवरीथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता लेकिन सब कुछ होता है। देखो कुछ भी नहीं हुआ है, आप देखो ना, प्ले ओपन होता है, कोई ना मार काट दिख रही ना कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, और लास्ट में डेथ भी हुई है तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन सब कुछ हो गया उसमें। माइकल की डेथ हो गई, बाटले भी चला गया नहीं लौटा ना, सब कुछ हो गया। तो कह रहे हैं ग्रीफ, लॉस, फियर, फेट, सब कुछ अनफोल्ड हो गया इसमें। रिफ्लेक्ट सिंस डीप रिस्पेक्ट फॉर आयरिश पीजेंट लैंग्वेजेस एंड रिदम, तो लैंग्वेज और रिदम भी काफी इन्होंने बढ़िया इसमें दिखाया। आयरिश इन्फ्लेक्शन बताया था ना आपको, वो काफी देखने को मिलता है। और जो देखने को मिलता है, ग्रीक गॉड को दिखाते हैं ना, ग्रीक ट्रेजेडी के पैटर्न को दिखाते हैं, जिसमें आपका कैथारसिस है, इनविटेबिलिटी है, अ नोबल कैरेक्टर फेसिंग फेट, एक नोबल कैरेक्टर है जो भाग्य का सामना कर रहा है ना, तो ये दिखाता है। मारिया क्या है, अ ट्रेजिक हीरोइन है, सी डजंट रेसिस्ट फेट बट एंड्योर्स इट विथ प्रोफाउंड डिग्निटी, वो फेट को क्या करती है, रेसिस्ट नहीं करती बल्कि उसको सहती है कि ठीक है तुम्हें जितना मेरे ऊपर वो करना है ना, अत्याचार करना है तुम कर लो ना। आई हैव अ फ्यू कोट्स आपके लिए, 1 2 4 कोट्स हैं, तो इसको देख लेते हैं, काफी एग्जाम्स में कभी कभी आ भी जाता है। जैसे एक कोट हमारा यहाँ पर है, इट इज हार्ड थिंग दे विल बी सेइंग बिलो इफ द बॉडी इज वॉश्ड अप एंड देयर इज नो मैन इन इट एट ऑल। यहां पर क्या है, आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ कपड़े बचे हुए हैं, उससे बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का कपड़ा मिला है, मतलब बॉडी तो बह गई है लेकिन कपड़ा मिला है, उससे ये पता चल जाएगा
कि हाँ भाई ये किसकी बॉडी है ना, किसकी बॉडी रही होगी, कपड़ा मिला है तो मतलब बॉडी तो रही होगी। चलिए, इन द बिग वर्ल्ड द ओल्ड पीपल डू बी लिविंग थिंग्स आफ्टर देम फॉर एवर एंड फॉर एवर। यहाँ पर थोड़ा सा मॉर्निंग करता है और मेमोरी को याद करता है ना, परसिस्टेंट ग्रीफ को, कि बुढ़ापे में तो क्या है, हमेशा आदमी के लिए क्या मिलता है, दुखी तो मिलता है, और क्या, फॉर एवर के लिए दुखी मिलता है। दे ऑल आर गॉन नाउ, कहते हैं आप तो सब चले गए हैं, अब क्या बचा है, देयर इजंट एनीथिंग मोर द सी कैन डू टू मी, अब कुछ नहीं बचा है इससे ज्यादा कि समुद्र मेरा कुछ उखाड़ सकता है, अब जो लेना था उसने सब कुछ तो ले लिया, इससे ज्यादा क्या ले लेगा। आई हैव हैड, बहुत ही फेमस लाइन है, आई हैव हैड अ हस्बैंड एंड अ फादर एंड 6 सन्स इन दिस हाउस। मारिया कहती है कि मेरा एक हस्बैंड था, मेरे एक पिता थे ना, एंड अ फादर एंड 6 सन, और 7 बच्चे थे इस हाउस में, एक फादर और 7 बच्चे थे, ओ सॉरी 6 बच्चे थे। देयर वर फाइन मैन, वो सब बड़े अच्छे इंसान थे, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सम ऑफ देम वर फाउंड एंड सम ऑफ देम वर नॉट फाउंड, उनमें से कुछ मिले और कुछ नहीं मिले। मतलब यहां पर क्या, टोटल लॉस दिखा रही है कि सब कुछ मेरा समाप्त हो गया है। ये क्या दिखाता है, टोटल सफरिंग, टोटल लॉस को दिखाता है ना, कि मेरा एक पति था, एक पिता था और उसके 6 बच्चे थे। तो स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज की बात करें तो वन एक्ट ट्रेजेडी है, ध्यान रखना है, पोएटिक प्रोज में लिखी गई है, ध्यान रखना पोएटिक प्रोज में लिखी गई है ना, आयरिश जो नेचुरल रिदम ऑफ आयरिश है उसमें लिखी गई है। रियलिस्टिक डायलॉग को मिक्स करते हैं मिथिकल टोन के साथ, ये ध्यान रखना। रिपीटिशन का यूज किया, इमेजरी का यूज किया, सिंबोलिज्म पीछे आपको बता ही दिया, और रिचुअलिस्टिक सॉलेमनिटी हमें देखने को मिलती है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज है। एंड देन वी हैव सम रेडी फैक्ट्स। तो आइए, ये लास्ट हमारा है, इसको देख लेते हैं, फिर आज की क्लास एंड करेंगे। आप इसको, स्टोरी को 1-2 बार देखिएगा, सारे एक्ट सारे सीन को याद कर लीजिए, करेक्टर्स को जरूर याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देख करके अच्छे से नोट्स अपना बना लीजिएगा ना। चलिए, सेटिंग ऑफ द प्ले आपको पता ही है, आरएन आइलैंड है, ये वही आइलैंड है जहां पर हमारे कौन गए थे, हमारे जेएम सिंह साहब गए थे, W.B. येट्स ने उनको कहा था। नंबर ऑफ मौर्यास सन लॉस्ट टू द सी, समुद्र में उसके कितने बच्चे खो गए, टोटल 6 बच्चे थे, सब खो गए। फाइनल सर्वाइविंग सन, अंतिम जो जब प्ले ओपन होता है तो कौन सा बेटा जिंदा है, बाटले जिंदा है ना, केवल बाटले जिंदा है। आइडेंटिटी कंफर्म थ्रू, आइडेंटिटी किससे कंफर्म होती है, कपड़े से कंफर्म होती है, शर्ट से, और जो उसका स्टॉकिंग्स है उससे कंफर्म होती है। सिंबल ऑफ सुपरनेचुरल ओमेन, जो एक सुपरनेचुरल ओमेन था उसका सिंबल क्या था, वही जो पोनी वाला, ग्रे पोनी, जो उसको दिखाता है कि माइकल आया था और वो पकड़ा हुआ है। मेन थीम इसका क्या है, तो फैटिलिज्म इसका मेन थीम है। पहली बार परफॉर्म कब हुआ था, 1904 में। इसकी लैंग्वेज क्या है इंग्लिश में, तो ये हिबर्नो इंग्लिश में लिखी गई, किसमें, हिबर्नो इंग्लिश में लिखी गई है। तो यहां आकर के बेटा ये हमारा प्ले समाप्त होता है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ना, रिवाइज करके आप ये देखेंगे कितना आपको अभी आ रहा है, कौन कौन से पॉइंट्स, एक बार उसका नोट्स बनाइएगा, फिर एक बार रिवाइज करिएगा, 2 बार मिनिमम आपको रिवाइज ही करना है, तब आपको ये स्टोरी क्लियर होगी और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक you keep revising and keep watching the videos, keep sharing it, do drop your comments, कमेंट्स जरूर ड्रॉप करिएगा, जो भी आपको कमेंट्स में लगता है, अच्छा बुरा जो भी लगता है वो सब आप ड्रॉप करिएगा। स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी ड्रॉप करिएगा, कितना समझ में आया ये भी आप लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, हम एक नए प्ले के साथ आएंगे, एक नए राइटर के साथ आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।